8. अर्श, कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने एक फिल्म देखी। एक बड़े मशहूर डायरेक्टर है एरी एस्टर जी। तो उनकी एक बड़ी ही लोकप्रिय और क्रिटिक्स की बड़ी पसंद की हुई फिल्म है हेरिडिटरी। जी। आई एम प्रीटी श्योर शायद आपने भी देखी होगी। आई एम प्रीटी श्योर हमारे जो काफी लिसनर्स हैं, अगर वो पैरानॉर्मल और हॉरर में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये फिल्म शायद उन्होंने मिस आउट नहीं करी होगी। अगर करी है तो आई रियली इंसिस्ट एक बार जाके जरूर देखिएगा। और इस फिल्म की इससे पहले हम लोग डिटेल्स में जाएं और इसमें जो एक एंटिटी है जिसके बारे में जिक्र हुआ है उसको डिस्कस करें, उससे पहले इस फिल्म में एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने शायद कई फिल्म्स में नोटिस किया है। हेरिडिटरी जो नाम से भी दर्शाता है कि कई बार मैंने ऐसा सुना है अर्श कि कई ऐसी फैमिलीज होती हैं जो कि एक तरीके से कर्स हो जाती हैं। और ये जो कर्स है वो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है। मैंने शायद अभी मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ के, शायद मैसूर के राजा कहीं के, उनकी हम लोग इस कहानी को डिस्कस भी कर चुके हैं। उनकी फैमिली को किसी ने एक बार कर्स किया था कि तुम्हारी फैमिली में बच्चे लड़के नहीं होंगे। शायद ऐसा कुछ था कि बच्चा पैदा होगा और कुछ साल बाद मर जाएगा, सो फोर्थ। और ये कर्स उनकी फैमिली में एटलीस्ट 3-4-5 पीढ़ियों तक चलता रहा और फाइनली शायद इसी साल आके कर्ज टूटा है जब उनको एक मेल उत्तराधिकारी उन लोगों का हुआ है। जी। तो हर बार वहां की जो फैमिली थी वो गोद देती रहती थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी फॉरवर्ड करना है, ये पहली बात। तो क्या ऐसा आपने कोई ऐसे केसेस एनकाउंटर किए हैं जिसमें एक हेरिडिटरी मतलब खानदानी कर्ज हो और वो चला आ रहा है? हेरिडिटरी का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब। हाँ, ओके। तो कुछ वैसा ही। तो मेरा एक पहला सवाल वही है कि क्या आपने ऐसा कभी कोई केस एनकाउंटर किया है जहाँ पे ऐसा कोई एक तरीके का खानदानी भूत या कोई खानदानी कर्ज वाला मैटर जो शायद जन्मों चला आ रहा हो पीढ़ियों से? देखिए, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि खानदानी भूत, अब जैसे आपने ये टर्म अभी यूज करी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे घर में ना एक भूत है या एक प्रेत समथिंग है और वो करीबन 300-400 सालों से है, मतलब हमारे दादा परदादा पर नाना के समय से है। लेकिन मेरा थोड़ा इससे डिफर मानना है कि भूत इतने टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इतने ज्यादा। और यदि वो होते हैं, जैसे मैंने बेताल के बारे में आपको बताया, जैसे मैंने अलग अलग एंटिटीज के बारे में बताया, तो या तो वो एंटिटी ही बिल्कुल अलग होगी और या तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें जो शायद हर मूवी में दिखाते हैं पर उसका कोई इन डेप्थ बताता नहीं है। एक मूवी आई थी शापित, उसके बारे में हम लोगों ने भी बात करी थी। उसमें राजा महाराजा के समय का कर्ज दिखाया है और वो आज के समय में भी एक लड़की पर कंटिन्यू लगा हुआ है। ये एक समरी है नॉर्मल सी। तो वो जो प्रोटैगनिस्ट होता है, मेन हमारा हीरो जो होता है, वो जाता है और उस महल में वापसी जाता है उसको कर्ज को तोड़ने के लिए, समथिंग लाइक दैट, ऐसे करके स्टोरी था। लेकिन अगर आप देखेंगे जितनी भी फिल्में हमें दिखाई जा रही हैं या फिर अगर आप रियल घटनाओं को भी देख लेंगे तो जो पुराने समय के कर्ज हैं वो कर्ज दर्शाते हैं स्पिरिट को, स्पिरिट नहीं दर्शाती हैं कर्ज को। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। मैं इसको थोड़ा सा जी एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं स्पिरिट को। हाँ, मतलब कोई भी स्पिरिट नहीं डिफाइन करती है कि वो कर्ज कैसा होगा। उदाहरण के तौर पे यदि वो कोई भूत है, यदि उसकी मौत जल के हो गई राहुल, तो भूत ये नहीं डिफाइन करेगा कि उसे कितने समय तक रहना है, राइट? भूत एक लिमिट, वो पता नहीं वो कब तक रहेगा, ये टाइमिंग किसी को भी नहीं पता होती है। उसकी मुक्ति कब होनी है किसी को भी नहीं पता है। शायद उसकी मुक्ति का कोई तरीका है जिस तरीके से वो मुक्त हो जाए। लेकिन ऐसी ही आत्माएं आगे तब बढ़ जाती हैं, पूर्वजों या वंशजों के पास तब पहुंच जाती हैं जब इनसे किसी तरह का कर्ज जुड़ गया हो, ये श्रापित हो गई हो। सुनने में थोड़ा अजीब है, ये दो कॉन्सेप्ट एक साथ मिलाओ आप, एक तो आत्माओं का कॉन्सेप्ट, एक श्राप का कॉन्सेप्ट। इट्स लाइक श्राप एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी कार है जिसमें बैठकर वो स्पिरिट जा सकती है आगे, ऐसा करके। यदि वो श्राप नहीं होगा तो वो जो आत्मा है वो एक लिमिटेड टाइम तक वहां पर रहेगी और उसके बाद वो वहां से मुक्त हो जाएगी या चली जाएगी, जैसा भी होना होगा। ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है लेकिन कोई नोटिस नहीं करता इस चीज को। इवन इन श्रापित मूवी उसमें भी श्राप के बारे में बताया कि वो जो आत्मा थी उसके पापा ने श्राप दे रखा था, इस वजह से धीरे धीरे वो श्राप धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो आगे पहुंचाने के लिए मैनिफेस्टेशंस जो नेगेटिव होती हैं, जो बद्दुआ होती है या जो ताकतें होती हैं, वो कारगर होती हैं, ना कि वो आत्माएं। उनके खुद के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है। अर्श, ये अच्छा है ना, इससे अगेन हम लोग इस टॉपिक पे और डिटेल में जाएं, शायद हम लोग इस बारे में पहले भी बातचीत कर चुके हैं और जो हमारा दूसरा पॉडकास्ट है द इंडियन वैदिक पॉडकास्ट, उसमें भी हम लोगों ने इस टॉपिक को टच अपॉन किया है
प्रॉब्ली इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ये जो कर्ज का जो फंडा है ये कैसे डिफाइन, मतलब अगर आप देखें तो आम जिंदगी में, ठीक है, लोग इतने भरे हुए हैं, लोग राह चलते लोगों को गाली दिए रहते हैं, लोग राह चलते लोगों को बद्दुआएं दिए रहते हैं जी। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लोग ऐसा मानते हैं कि उनकी बद्दुआ लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, जो उनकी कम्युनिटी के बारे में भी हम लोगों ने एक नॉर्मल सा बड़ा ऊपरी ऊपरी बात करी कि उनका जो उनकी दुआ और उनकी बद्दुआ दोनों बड़ी लगती है। तो अगर ये मैं आपसे आपकी इसमें क्या थ्योरी, आपको ऐसा क्या लगता है कि किस केस में ऐसा होता है कि इंसान इतना सक्षम है कि उसकी कही हुई बात, उसकी कही हुई बद्दुआ मैनिफेस्ट कर जाए और किसी की ना करे? अब देखिए, ऐसे है कि सभी की तो नहीं कर पाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान है जो स्पिरिचुअली बिल्कुल इंक्लाइंड नहीं है, जो जिसको कुछ नहीं पता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, या उसने कभी तंत्र मंत्र के बारे में सुना तक नहीं है। वो रास्ते से जा रहा है, उसको किसी ने धक्का दे दिया या कुछ समथिंग हो गया और उसने अचानक से कह दिया कि जाओ तुम्हारे साथ ये हो जाए, और उसके साथ हो जाता है। मतलब ऐसे भी कई सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल भी कोई साधक नहीं होते, पर वो बोलते हैं और वो हो जाता है, उनकी बद्दुआएं लग जाती हैं। राइट। और आउट ऑफ नोवेयर लग जाती हैं। वो, मेरा ऐसा मानना है कि वो इसलिए लगती हैं क्योंकि एक समय होता है, जैसे हम लोग जिस टाइमलाइन में हैं, जिस भी सेक्रेट टाइमलाइन में हम लोग जी रहे हैं जी, यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी चल रही है कंटिन्यू। मतलब हम सब किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी के समानांतर या फिर उसके पैटर्न में मूव कर रहे हैं, सिंक है, मूव कर रहे हैं। एक एनर्जी के हिसाब से ही समझाते हैं, फिर बाद में इसको तंत्र के हिसाब से समझेंगे। होता क्या है कि कभी कभी जब आप उस एनर्जी के पैटर्न से थोड़ा सा अलग हट जाते हैं, या वो जो सिंक चल रहा है, लेट सपोज ए बी ऐसे करके सिंक चल रहा है, और वो ए बी सिंक अचानक से ए टू सी में चला जाए या फिर वो कहीं और शिफ्ट हो जाए, तो ऐसा कहते हैं कि तुम बड़े असाधारण टाइप के हो जाते हो, जिसको हम पागल भी कहते हैं। एक अलग लेवल पे चले भाई तुम्हारी आम इंसानों से बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तुम कुछ भी चिल्लाए दे रहे हो, तो मतलब फिर तुम पागल कहलाए जाओगे। ये एक स्टेज होती है। यानी आप ये कहना चाहते हो कि जो इंसान पागल होता है तो वो उसका माइंड एक अलग फ्रीक्वेंसी पे होता है, अलग फ्रीक्वेंसी पे होता है। मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत सा एग्जांपल एक और देना चाहूंगा। यही जो डायरेक्टर हैं हेरिडिटरी के, हैरी एस्टर, इनकी एक और फिल्म है जो कि बड़ी क्रिटिकली अक्लेम्ड है, और काफी लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई, समझ में नहीं आई। मुझे फिल्म बहुत पसंद आई। उस फिल्म का नाम है ब्यू इज अफ्रेड। उसमें आई थिंक हैगार फिनिक्स जो जोकर में जो एक्टर हैं वो उसमें मेन लीड में। द पॉइंट इज कि उस फिल्म में बेसिकली ये जो लीड कैरेक्टर है ये प्ले कर रहा है एक मेंटली डिस्टर्ब इंसान, और उसकी नजरिए से एक पागल आदमी के अंदर जा करके ये दिखाया जा रहा है कि उसको दुनिया कैसी दिखाई देती है अपने आसपास की। और बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। थ्रू फिल्म अगर आप देखेंगे बड़ा वो ट्रिपी सी बड़ी फिल्म है। तो ये जो आपने जस्ट बात कही, तो क्या वाकई में जो इंसान जिसे हम पागल बोल देते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है उसका दिमाग एक अलग फ्रीक्वेंसी पे है? बिल्कुल, मैं चीज अलग दिखाई दे रही है। मैं उसको ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वो पागल है, बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि शायद वो पागल है लेकिन उस पागल की नजर में तुम सब पागल हो, ये भी हो सकता है। जस्ट बिकॉज वो अलग फ्रीक्वेंसी पे मूव कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो, अब चूंकि तुम समाज के बनाए गए जो भी नियम कायदे कानून हैं, ये समाज के बनाए हुए हैं, एक सेट माइंडसेट के बनाए हुए हैं कि भाई हम इस फ्रीक्वेंसी पे मूव कर रहे हैं, सभी का साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो यही कर लेते हैं। बट पागल वो नहीं करता है, वो उसके परे जाके कुछ करने लगता है। तो आप उसको भी गलत नहीं कह सकते, वो उसका अपना माइंडसेट है, वो अपने हिसाब से कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको ट्रीटमेंट मत करो या ऐसा। अब चूंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल ज्यादा हैं हम लोगों वाले, कि मतलब इस फ्रीक्वेंसी वाले, इसलिए इनको इधर ढाल दिया जाता है। आप इमेजिन करो एक ऐसा वर्ड जहां पर इसी फ्रीक्वेंसी के लोग चल रहे हैं, वहां आप पागल कहलाए जाओगे। हाँ, मैं बिल्कुल समझ गया। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है हर्ष की एक बार हमने इस टॉपिक पे बात करी थी, जो लोग जिनको वो होता है, जिनको मिर्गी आती है, एपिलेप्सी जिनको, एग्जैक्टली जी, जिनको एपिलेप्सी होती है। और मेरी भी एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका जी, उससे मेरी बड़ी डिटेल में बातचीत, तो बड़ी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी है वो, और उसके साथ रहते रहते मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि उसका जो परसेप्शन है ना, वो आम लोगों से बड़ा अलग है जी। वो बड़ी माइन्यूट सी चीजें पकड़ लेती है। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने भी शायद मुझे बताया था, कोई आपकी फ्रेंड है जिसको एपिलेप्सी के अटैक वगैरह आते हैं, और वो भी दुनिया को एक बड़े अलग ढंग से देखती है। तो क्या ये ऐसे जो लोग होते हैं जिनको लाइक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, उनका दिमाग एक अलग ही पैटर्न पे वाइब्रेट कर रहा होता है, और प्रॉब्ली शायद वो उस दुनिया में कुछ ऐसा, हमारी ही दुनिया में कुछ ऐसा देख पाते हैं जो शायद हम मिस आउट कर जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है राहुल कि जैसे ये जो लोग होते हैं जो थोड़े से दिमागी रूप से असंतुलित, जिनको हम बोलते हैं कि ये असंतुलित हैं, या फिर इनके साथ कुछ मिर्गी का दौरा पड़ रहा है या कुछ ऐसा, इनके पास पावर होती है, इनके पास एक्सेस होती है
किसी भी डायमेंशंस को टच अपॉन करने का। Exactly, मुझे ऐसा लगता मुझे है। भी सेम लगा कि जो मेरी भी फ्रेंड है वो कई बार शिवजी की बहुत बड़ी भक्त है और उसका शिवजी को पूजने का रीजन ही ऑल टुगेदर अलग है। मतलब वो पता नहीं उसको समझाना पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से वो शिवजी को परसीव करती है, देखती है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब जी। तो एग्जैक्टली लाइक जो आप कह रहे थे कि जिस तरीके से वो दुनिया देखते हैं, समझते हैं, वो शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग से, अगर आप मुझसे पूछोगे तो ऑनेस्टली ज्यादा गहरा होता है। बहुत गहरा होता है, क्योंकि मैं जिस पर्सन की बात बता रहा हूँ, जो मेरे लाइफ में एक पर्सन थी, उनको एपिलेप्सी थी और बड़े ही मैंने तो बहुत इन डेप्थ स्टडी करा है, उनको बहुत ज्यादा स्टडी करा है जी। और एक्चुअल में वो लॉजिकल बातें थी, सारी की सारी बात लॉजिकल। मतलब हम लोग ट्रेन में थे राहुल, और ट्रेन में भी उनको एक अटैक आया। अटैक के ठीक बाद वो क्या कहती थी, वो कुछ ना कुछ बताती थी, उनको जो पहली चीज दिखती थी वो बता देती थी। तो उनको एक बच्चा दिखा सामने बैठा हुआ, अब ट्रेन की सीट थी तो सामने एक बच्चा था। तो उन्होंने कहा कि इसको बाथरूम मत जाने देना, इसके लग जाएगी चोट। अब खैर बच्चा कहाँ रोकेगा बाथरूम, उसके बाद उसको कराने ले गए। बच्चा उधर से उसको लेके आ रहे थे, अचानक से वो जो चाय वाले होते हैं वो उसके मुंह पे पड़ गया, हल्का सा लग गई बच्चे के जी। तो क्या इनकी स्पिरिट ने आगे जाकर वो देख के वापस आ गए, उन्होंने ऐसा बोल दिया। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया एपिलेप्सी के पेशेंट्स को। इन अ वे टाइम ट्रैवल कर लिया, एक तरीके का। मैं टाइम ट्रैवल, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपने बताया हेरिडेटरी का एक जो कॉन्सेप्ट बताया मेरे को, ये इन लोगों से इसलिए कनेक्टेड है, इन लोगों से और ज्यादा कनेक्टेड है। उसका रीजन ये है कि इस तरह के लोग जब मरते हैं राहुल, आप इमेजिन करो ऐसे लोग जो अपनी आम जिंदगी में भी अदर डायमेंशंस को टच अपॉन कर रहे हैं, और उसके बाद राहुल यदि ये मर जाते हैं किसी श्राप के तहत या किसी चीजों के तहत जी, तो ये कभी भी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं, इन पे किसी कर्ज का भी वो नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और होती है राहुल इन एपिलेप्सी के पेशेंट्स में कि जब इनकी असमय मौत हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि ये इनको एपिलेप्सी का कोई अटैक आया और इनका हार्ट सर्वाइव नहीं कर पाया, समहाउ इनकी वेगस नर्व में दिक्कत हुई और ये मर गए अचानक से। तो ऐसा कहते हैं कि इनकी स्पिरिट को कभी शांति मिलती ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है इतनी जल्दी मिलना। क्या बात करें आप, जो एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं। जी, मैं पीढ़ियों की बात तो बाद में करूंगा, मैं पहले इसकी बात करूंगा कि ये जब मर जाते हैं तो इनकी आत्मा को इतनी जल्दी तृप्ति मिलती भी नहीं है, और यही जो स्पिरिट्स होती हैं, समहाउ ऐसा सुनने में आया, मैंने कभी ऐसा केस हैंडल तो नहीं किया है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है एपिलेप्सी के किसी पेशेंट का, पर ऐसा जरूर सुना है कि वो कम से कम 700-800 सालों से टिका हुआ है वो कर्ज। और वो खुद ही एक तरीके का कर्ज बन जाता है, उसमें किसी को कर्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती कि जा तेरा सर्वनाश हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो यदि कोई पेशेंट मर गया और उसकी, अब एक तो उनकी जो इच्छाएं हैं वो इस दुनिया की है भी नहीं, वो अलग अलग डायमेंशंस की इच्छाएं हैं, ऐसे आप मान के चलो, क्योंकि वो लोग इस दुनिया के बारे में सोचते ही नहीं ना, कुछ अलग तरीके से देखते हैं। एपिलेप्टिक के पेशेंट्स की बात करें, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उनका रीजन ये है कि वो, अच्छा, जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं, सब नहीं, मैं कुछ ऐसे खास पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ जो अपने आप कह सकते हैं कि ड्रीम वर्ल्ड को टच अपॉन करके आ जाते हैं, उनको पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है, ऐसा करके यो जिनसे भी कनेक्टेड होते हैं, जिनकी भी ऊर्जा से कनेक्टेड होते हैं। तो ये मैंने खुद ने महसूस किया बहुत ही शॉकिंग तरीके से। मतलब मुझे जो सपना आ रहा है वो उसको पता है कि मुझे क्या आ रहा है। उदाहरण के तौर पे मुझे एक सपना आता है और मैं उस सपने में किसी जंगल में होता हूँ और वहां पानी नहीं मिल रहा है मुझे, फिर कोई बाबा मिलते हैं, पानी दे देते हैं, फिर बाबा के घर में उनका परिवार होता है पूरा, ठीक है, खाना खा रहा होता है, एक इमेजिनरी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये होने के बाद मैं सपने से अपने वापस आता हूँ, फिर मैं इस पर्सन से मिलता हूँ, तो ये पर्सन कहती है कि आप अच्छे लग रहे थे, हमने आपको देखा था, आप खाना मांगने आए थे। नाउ इमेजिन कि वो बाबा की फैमिली के जो बच्चा था उनमें से एक इंसान ये थी, ऐसा करके। ये तो इंसेप्शन वाला टाइप का लग रहा है। हाँ, ये कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है। ऐसी मतलब मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी आत्माएं, एपिलेप्टिक जितने भी पेशेंट्स होते हैं, जो खास तरीके के पेशेंट्स होते हैं जी, वो जब मरते हैं तो और ज्यादा वो चीजों को कह सकते हैं कि टैकल करने लगते हैं। जैसे आत्मा की अपनी एक विल होती है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। आप ऐसे मान के चलिए कि जो आत्मा है, जो शरीर है नॉर्मल, हम लोग जितना सोच पाते हैं, आत्मा उससे डबल ट्रिपल कर ले जाती है। यदि उसके अंदर ऐसे भाव हैं तो उसका जो वंग भंग जिसके बारे में हमने आपको बताया था, उसकी जो खुद की कॉन्शियसनेस है, अगर वो उसके अंदर है तो वो कुछ और ही कर लेगी। मैं एक बंदी को जानता था जिसके पास एपिलेप्सी नहीं थी, पर उसको डॉक्टर ने यही बोला था कि तुमको एपिलेप्सी है, और 90% वो एपिलेप्सी नहीं थी राहुल, वो नहीं थी एपिलेप्सी। उसको किसी ऐसी स्पिरिट ने पोजेस करा था जिसको कभी एपिलेप्सी होती थी, ऐसा करके। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। और वो लड़की बेचारी बोल बोल के थक गई कि मम्मी मुझे अटैक नहीं आते हैं एपिलेप्सी के,
देयर इज सर्टेन, अगर आप देखोगे ना एपिलेप्सी के पेशेंट्स को, तो 2-3 चीजें बहुत कॉमन होती हैं उसमें, कि वो अपनी जीभ दबा लेते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, पैरों के अंगूठे बहुत तेज से दबा लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, को जो भी आसपास चीज दिखेगी उसको पकड़ लेंगे। तो ये ऐसा कुछ नहीं करती थी, पर इसको फिर भी एपिलेप्टिक बोला जाता था। ये बस केवल हाथ पैर जोर जोर से हिलाने लगती थी। तो आप जब बहुत ज्यादा स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एपिलेप्सी में और ये जो लड़की को हो रहा था, ये जमीन आसमान का अंतर था। फिर उसको बाद में जाके कहीं जब मैंने देखा है तो मैं तो उसको सही नहीं कर पाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम मिला नहीं इंटरेक्ट करने का। फिर किसी और बाबा ने उसको सही कर दिया ऐसा करके। से ये अब अगर आप एपिलेप्सी की बात करें, ठीक है, तो वो एक न्यूरोलॉजिकल इशू है, वो एक शरीर का इशू है। तो क्या ये इशू स्पिरिट में कैरी ऑन, क्योंकि हमें तो नहीं पता है ना कि आत्मा अजर टाइप की है, तो उसमें बॉडी की इफेक्ट्स का, अभी अगर कोई पोलियो का पेशेंट है तो उसकी जो आत्मा होगी, आई डोंट थिंक सो उसकी आत्मा को भी पोलियो का नहीं, वैसा नहीं होगा भाई। तो मैं नहीं, वो अब देखिए, शायद आप समझ नहीं पाए। मेरा बताने का तरीका राहुल ये था कि लेट सपोज वो लड़की है जो एकदम ठीक है, उसको किसी ऐसी स्पिरिट ने पोजेस करा जिसको उसकी जिंदगी में एपिलेप्सी थी, राइट? तो मैंने आपको एक ऐसा भी केस बताया था ना कि एक जो मास्टर थे, जिंदा थे और अपने जीवन काल में बहुत लोगों को मारते थे, तो जो उनकी स्पिरिट का नेचर था वो भी वैसे ही था, ये दिखाने के लिए कि वो वही हैं, ऐसा करके। स्पिरिट की अपनी कोई वो नहीं है कि मतलब उसको एपिलेप्सी है, पर उसको ये बताने के लिए कि ये उसी लड़की की आत्मा है जिसको एपिलेप्सी है जी, उसको वो नेचर शो करना पड़ता है ऐसा करके। उसका अपना वो नेचर नहीं होता है, स्पिरिट का कोई नेचर नहीं होता है, स्पिरिट नॉर्मल होती है। Exactly, that's the way I thought. ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया, तो ये जो हेरिडिटरी वाला जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना मुझे, कि क्योंकि मैंने भी पिक्चर देखी थी और बहुत अलग लेवल की पिक्चर है वो, कोई जंप स्केयर नहीं, आपको डर भी को ना लगे देखते वक्त। एक्चुअली बड़ी बात ये है, इसमें कोई जंप स्केयर का ज्यादा ऐसा खास इस्तेमाल किया नहीं गया, मतलब है भी ही नहीं, केवल बीजीएम है हल्की फुल्की। जी, मतलब कॉन्सेप्चुअली फिल्म बड़ी खतरनाक है। हाँ, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, पहली बात तो मेरी पहला थिंकिंग ये है कि जो एपिलेप्सी के बहुत अलग लेवल के पेशेंट्स होते हैं, उनका जो कर्स होता है, उनका जो श्राप होता है, वो पीढ़ियों तक चलता है, वो हमेशा चलता है। अब मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं किया है तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, बट ऐसा कभी कोई आपको केस एनकाउंटर हुआ है? इक्का दुक्का मैंने ऐसा केस देखा है जहां पर मैंने स्पिरिट नहीं देखी है, मैंने उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे, पर जिसके घर में ये केस हुए हैं उनसे मैंने पूछा है तो उन्होंने बोला कि बाबा को एपिलेप्सी थी। मतलब उनके बाबा के जो बाबा थे बहुत पहले, मतलब 150-200 साल पुरानी कोई स्पिरिट आज भी उस घर में है। और वो जो जब उनकी पुण्यतिथि होती है, जैसे मान लीजिए उनकी पुण्यतिथि है 17 तारीख को, समथिंग लाइक दैट, तो उस पुण्यतिथि को घर का जो सबसे ज्यादा बूढ़ा मेंबर है उसको एपिलेप्सी का अटैक आएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे इनके परबाबा या परनाना को आया करता था। और उस एपिलेप्सी के अटैक में ये घर के बारे में चीजें बताएंगे, अटैक के साथ ही साथ कि तुम ऐसा कर लो। आप बुराड़ी का एक लाइटर वर्जन मान के चलो, पर रियल इन अ वे। और वो कह रहे हैं कि मुझे मरे कम से कम 150-200 साल हो गए हैं, बॉडी पूरी एकदम मुंह से झाग वाग निकल रहा है, बोल रहा है कंटिन्यू। तो इतना बड़ा कोई एक्टर नहीं होता है राहुल की जो इतना ज्यादा प्रिटेंड कर ले, एपिलेप्सी प्रिटेंड कर ले, इतना बड़ा कोई एक्टर मैंने नहीं देखा आज तक। राइट, कमिंग बैक टू द मूवी हेरिडिटरी, अर्श, अगेन अगर इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में एक एंटिटी का जिक्र हुआ है, नाम लिया गया है। एंड अभी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उस एंटिटी का नाम लेना भी शायद पब्लिक स्पेस में ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा कई लोगों का मानना है जी। तो बट आई स्टिल टेक द नेम इज पाइमॉन। एक एंटिटी का पाइमॉन जिसका नाम लिया गया है, और ये कहते हैं आई थिंक ज़्यूस के बेटे थे, या जो भी ओडिन का बेटा थे, ओडिन सॉरी ओडिन के बेटे थे, और ये निकाल दिए गए थे। ही वाज किंग ऑफ मिस्चिफ्स, और ये जो है उनकी राजशाही से निकाल दिए गए थे। उसके बाद ये बगावत कर देते हैं, उसके बाद खुद की अपनी एक ये बनाने। आई थिंक इसका एक एग्जाम्पल इस्लाम में शायद शिद्दात है। शिद्दात भी होता है जो निकाल दिया जाता है, उसके बाद वो खुद की एक जन्नत बनाने की फिराक निकलता है। तो ये भी होता है जो अपनी खुद की दुनिया, खुद की जन्नत बनाने की फिराक निकलते हैं, पाइमॉन। आई थिंक सो, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें जिक्र किया पाइमॉन का, और ये बताया गया कि पाइमॉन एक किसी मेल बॉडी के ऊपर आता है, उसको पोजेस करता है ना वे, और जो भी उसमें एक्सेस करता है ये उसको बहुत ज्यादा इनाम देता है। तो जिसकी वजह से शायद इस फिल्म में जो लीड कैरेक्टर होती हैं और जो उनके साथ ये सब होता है,
कि जी। उनकी फैमिली पे पाइमोन का कर्ज करवाने के लिए उनको जो है वो बेदाती फुसलाती है। तो ये जो पाइमोन का कैरेक्टर है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हर माइथोलॉजी में एक पाइमोन टाइप का कैरेक्टर इन अ वे डाला गया है, खासतौर पे अब्राहमानिक कल्चर्स में। जी। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है आपकी नजर में, और पाइमोन की स्टोरी क्या है आपके हिसाब से? ठीक है, तो पाइमोन मतलब बहुत लोग कहते हैं कि उनका नाम लोगे अगर रात में तुमने 12 बार पाइमोन का नाम लिया, मैं प्रयोग नहीं बता रहा हूँ बाय द वे, ये सुनी सुनाई बातें हैं, बाकी अपने विवेक के हिसाब से काम करें। तो बहुत लोग बोलते हैं कि रात में शीशे के सामने तुम पाइमोन पाइमोन करके, हेल पाइमोन करके बोलोगे तो पाइमोन तुम्हारे सपने में आएगा 21वें दिन, ऐसा करके। ये लोगों का अपना अपना मानना है, सैटेनिक कल्चर्स जो होते हैं उनका एक अपना एक रूल होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी राक्षस को, किसी डीमन को इंसान के शरीर में लाना और उसके बाद उसे धरती का राजा बना देना या कुछ ऐसा करके, ये जो बड़े खतरनाक टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, ये होते ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि राहुल, सुनने में अजीब लगेगा, आपने आज तक राहुल कौन सा ऐसा इंसान देखा है या फिर कौन सा ऐसा केस देखा है आपने या सुना है जहां पर इंसान के शरीर में जो स्पिरिट है या जो भी लेट सपोज पोजीशन है, ठीक है, वो कम से कम नहीं तो 16-17 सालों से ऊपर टिक गया है? आज तक ऐसा कोई केस नहीं आया राहुल। आई थिंक एनलीज मिशेल का जो पोजीशन था वो मल्टीपल पोजीशन था, जो कि 7-8 साल चला था। वो मुश्किल से 7-8 साल चला था। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जनरेशन जब गैप्स होता है ना बहुत ज्यादा, तो हमारी एनर्जीज चेंज होती हैं। बच्चे से जब हम जवान होते हैं तो बहुत कुछ चेंजेस होते हैं, बॉडी में भी, एनर्जी वाइज भी, थिंकिंग वाइज भी, सारी चीजें। और उसी के साथ साथ जब हम जवान से बूढ़े होते हैं तो अगेन जो हमारी अवेयरनेस होती है वो स्विच होती है राहुल। आप अगर देखेंगे बच्चे से बड़े पे जाएंगे तो अवेयरनेस कम होती जाएगी, फिर बड़े से जब हम बड़े से जब हम बूढ़े पे जाएंगे तो अवेयरनेस थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम मौत के करीब जा रहे होते हैं एक तरीके से। तो कहने का मतलब ये है, जब अवेयरनेस स्विच होती है ना, तो जो अंदर बॉडी की स्पिरिट होती है वो टिक नहीं पाती है ज्यादा देर। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब कहीं पर कोई पोजीशन होता है, आपने क्या देखा है वहां पर, क्या बोलते हैं उसको, याद दिलाते हैं कि तुम कौन हो, राइट? तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारे पापा कौन है, तुमने बचपन में ऐसा ऐसा कुछ किया था, तो उसको जानबूझकर उसकी बचपन की कॉन्शियसनेस में ले जाया जाता है, उसको उसके ओरिजिन की याद दिलाई जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ। तो अब वो इंसान बार बार अपनी कॉन्शियसनेस जब स्विच, जो उसकी नॉर्मल कॉन्शियसनेस है, जब वो स्विच होती है, तो ऐसा कहते हैं कि अपने आप जो पोजीशन होता है उसका पकड़ धीमा होने लगती है। तो अर्श, सॉरी टू से, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कॉन्शियसनेस जो एक वर्ड है ना, इसका इस्तेमाल करने में बड़ा लिबरल है जी। मुझे जो आप कह रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे वो आई थिंक मेमोरी ज्यादा लग रहा है रादर देन कॉन्शियसनेस। तो पहले तो आई थिंक अगर हम लोग थोड़ा इसको डिफाइन करके चलें कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्शियसनेस, जब आप इसका जिक्र इस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। तो कॉन्शियसनेस मतलब ठीक है, मेमोरी हम उसको मान सकते हैं, पर मेमोरी की स्टेबिलिटी को शायद हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जहां तक मेरा मानना है। तो आप जब भी कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, आप उस बेसिकली उस याद की ही बात कर रहे हैं, लेकिन नॉट जस्ट इमेज के उसमें आपने क्या उस टाइम में महसूस किया। एग्जैक्टली, हम फुल जोन मतलब में थे, पूरा वो एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, हम उस पूरे एक्सपीरियंस की बात करेंगे, जो सब कॉन्शियस मेमोरी वैसा करके जो हम लोग कहते हैं, बोलते जाते हैं उस चीज को। कॉन्शियस में क्या था उस टाइम पे और क्या क्या, तो अब उसको याद दिलाया जाता है। अब वो इंसान याद करता है और पोजीशन से धीरे धीरे समहाउ मुक्त हो जाता है, बिना किसी मंत्रोच्चारण के या समथिंग। तो ये कैसे हो रहा है राहुल? वो भी तो मुक्त हो रहा है ना उन चीजों से, पर कैसे हो रहा है? ऐसा तो है नहीं कि इंसान की किस चीज पर काबू किया है पोजीशन के टाइम पर, जो भी पोजीशन हुआ है उस समय पर ऐसा क्या हुआ है उसके साथ कि वो नहीं, वो कोई और बन गया है। कई बार ऐसा कहते हैं कि ये जो जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट बताया कि पाइमोन जो होता है वो इंसान के शरीर में एक मेल बॉडी के शरीर में दाखिल कराया जाता है। इस फिल्म में एटलीस्ट बताया गया है। ठीक है, इस फिल्म में ऐसा है, लेकिन मुझे आज तक कभी कोई ऐसा केस नहीं मिला। शायद और भी कई सारे एक्सपर्ट होंगे जिनको मिला होगा केस, पर मुझे नहीं मिला जहां पर एक शरीर के अंदर 10 या 15 साल से ज्यादा कोई आत्मा टिक पाई हो। पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी अवेयरनेस स्विच हो जाती है बहुत गंदे तरीके से, और तुम दुनिया के बीच रह रहे हो। ऐसा तो है नहीं तुम्हें कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है, अब तुम्हारा कमरा ही वो जिंदगी हो गई है, तो तुम वही सोचे जा रहे हो बार बार कि भैया आपकी अवेयरनेस इवॉल्व हो जाती है, वैसे इवॉल्व होती है। एग्जैक्टली। एक मुझे लगता है ना, कभी एक दिन बैठ के अर्श ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो वर्ड्स हैं, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस,
तो इन सब के ऊपर भी मुझे लगता है ना कभी एक डिटेल डिस्कशन होना बड़ा जरूरी है, बिकॉज कंफ्यूजिंग हो जाता है आम इंसान के लिए। हाँ, आम इंसान को थोड़ा सा, लेकिन इन अ वे जब वो कंटिन्यू कन्वर्सेशन को सुनेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि आखिर हम लोग बात कर किस चीज की रहे हैं। पॉसिबली। अब जैसे आपने बताया कि पाइमोन जो है वो मेल बॉडी में आता है और इस तरीके से करता है। अब इस मूवी के एंड में भी ना ऐसे ही कुछ शायद मैंने देखा है कि वो परमानेंटली किसी बॉडी को पोजेस कर लेता है और राजा वाजा बन जाता है, सम काइंड ऑफ समथिंग कुछ ऐसा था। तो मैं थोड़ा इस कॉन्सेप्ट से डिनाई करता हूँ, मतलब चाहे भले ही ये किसी, हाँ, जो मैंने आपको ब्रह्म जीवित बेताल का कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें एक बॉडी के अंदर आप ब्रह्म और बेताल दोनों को मिक्सअप कर देते हैं, वो मेरे लिए ज्यादा वैलिड है रादर देन ये, क्योंकि इतना ज्यादा, और उसमें भी ज्यादा दिन तक रह नहीं पाता है बॉडी में, कुछ समय तक ही रहेगा, 12 साल 15 साल तक ही रहेगा बॉडी में आत्मा, उसके बाद चली जाएगी वहां से। आज तक कभी मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा जहां पर आत्मा इतनी टाइम तक टिक गई, या तो वो स्विच हो जाती है कहीं और, या तो वो इंसान मर जाता है। अगर इंसान में है, जैसे एनालिस मिशेल के बारे में आप बोल रहे थे राहुल, तो वो कितना सरवाइव कर पाई थी? ज्यादा से ज्यादा 6 साल 7 साल 8 साल, उससे ज्यादा नहीं सरवाइव कर पाई होगी, और वो मर गई जी। क्योंकि बॉडी की भी अपनी लिमिटेशन है, तुम उसमें एनर्जीज डबल को बार बार इंप्लीमेंट करते रहोगे, बार बार वो चीज होती रहेगी, और तुम अपनी एक बॉडी की जो क्षमता है उसका एकदम सुपीरियर वर्जन उपयोग कर रहे होगे, तो तुम खत्म हो जाओगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा तुम कब मर गए।